नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आज सैकड़ों मरीजों ने किया आंदोलन, हॉस्पिटल को वापस खोला जाए। आज अस्पताल के गेट जब बंद किए गए तो मरीजों के होश उड़ गए, वहां अपने इलाज से वंचित रह गए। कई महिलाएं आज इलाज करवाने गई थी अपने बच्चों को लेकर, मगर उन्होंने देखा कि शिफा हॉस्पिटल पर ताला लगा हुआ है और उन्होंने वहां बैठे अंदर स्टाफ से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी जैनुद्दीन ने भ्रामक जानकारियां फैलाकर अस्पताल को बंद करवा दिया, जबकि हमारे पास पूरी परमिशन है। बिना नोटिस दिए प्रशासन ने अस्पताल को बंद कर दिया, जिससे आज गरीब लोग इलाज से वंचित रह गए। अस्पताल के गेट पर बैठे तमाम मरीजों ने मांग की है कि शासन को शिफा हॉस्पिटल को जल्द से जल्द खोला जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करके सड़कों पर आएंगे। हमारी बहू के दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है उसको। हम लेके यहाँ आ रहे हैं करके रखा है। हम तो खुद बीमार है, खड़े भी नहीं हो पा रहे। बोलो आप हॉस्पिटल खोलेगा, हॉस्पिटल खोलो, हम वापस नहीं जाएंगे। घर यहीं बैठ जाओ, मर जाए यहीं भूखे सब। खुलेगा हॉस्पिटल खुलना चाहिए। हॉस्पिटल खोलिए आप लोग, देखिए, इस हॉस्पिटल को सीएमएचओ के इंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किया गया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के एक मेंबर है मिस्टर जैनुद्दीन, हमें जानकारी। साहब, ये जैनुद्दीन के मसले आपके मसले हैं, मगर हम जनता पिस रही है ना बीच में। जी बिल्कुल, जनता को पिस रही है। उन्होंने भ्रमित जानकारी दी है, इसी वजह से प्रशासन नहीं, हमने ऑलरेडी अपने पेपर्स दे दिए हैं, अपील लगा दी है। ये जो लोग आए हैं, ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये, क्योंकि फ्राइडे के दिन ये हॉस्पिटल, अगर मैं बात करूं, 1.5 साल पहले शुरू किया गया और कुछ चीज़ें, क्योंकि हमें मालूम है इस वक्त सोसाइटी को हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है। हमने फ्राइडे के दिन फ्री ओपीडी रखी, जिसके अंदर 5-6 डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बैठते हैं, जनरल फिजिशियन बैठते हैं, पीडिया बैठते हैं, आई की डिपार्टमेंट बैठते हैं, गायनी बैठती हैं, जो सारी ओपीडी फ्री होती हैं फ्राइडे के दिन। ये जनता उसी के लिए आई है कि वो फ्राइडे के दिन फ्री में दिखाती थी। आज वो फ्राइडे के दिन नहीं दिखा पा रही क्योंकि हॉस्पिटल बंद है। अभी कोई मरीज तो नहीं है अंदर? अभी कोई मरीज नहीं है, हॉस्पिटल बंद है, जैसे आप देख सकते हैं, ताला लगा। कितने दिन पहले बंद हुआ था? जब से ऑर्डर हमारे पास आया, हमने इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया। की तरफ से लाइसेंस रद्द किया गया है और ये जो वजह रही है इसकी कि हमारी ये, क्योंकि ये शिफा हॉस्पिटल जो है एक सोसाइटी के अंडर रन करता है, उस सोसाइटी के एक मेंबर है मिस्टर जैनुद्दीन, जो सेक्रेटरी भी हैं। उसी बिहाफ पे उन्होंने एक लेटर लिखा है सीएमएचओ को कि यहाँ पर कोई डॉक्टर ने छोड़ दिया है, यहाँ पर फायर की अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर आईसीयू की सुविधा नहीं है, जो कि सारी भ्रमित जानकारी देते हुए सीएमएचओ को एक ऑर्डर लिखा है कि आप हमारा लाइसेंस रद्द कर दीजिए, जब तक के लिए हम ये सारी सुविधाएं वापस नहीं कर लेते तब हम रीअप्लाई करेंगे, जो कि एक बड़ी गलत जानकारी दी है और बहुत ही धोखे में प्रशासन को रखा, जिस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। हमने जाके जब उनसे मुलाकात करी, उनसे बात करी, तो उन्होंने खुद कहा कि अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं था, हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे, आप अपील करिए, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, हम इसमें जल्द से जल्द समाधान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी के एक मेंबर की तरफ से ये हुआ और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए प्रशासन की तरफ से भी, और हमने सारे पेपर्स उनको दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज कल के अंदर वो डिसीजन को आ जाना चाहिए और इस हॉस्पिटल को वापस शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह। कोई नोटिस नहीं आया हमें, कोई नोटिस हमें नहीं आया, सिर्फ हमें एक मैसेज आया कि आपका लाइसेंस डीएक्टिवेट कर दिया गया है,
इसी वजह से हम उनके पास फ़ौरन पहुँचे और हमें ये मालूम हुआ कि मेंबर ने एक इस तरह की एप्लीकेशन दे दी और झूठी जो है वो बातें बताई। हालांकि हमारे पास फायर के लिए एनओसी है। एनओसी किसकी तरफ से है? नगर निगम की तरफ से है, जिन्होंने दो बार इंस्पेक्शन किया। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास सारे अरेंजमेंट हैं, सारे होजरीज हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने हमें एनओसी दी। अगर अथॉरिटीज एनओसी दे रही है तो कोई किसी एक आदमी के कहने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जानी चाहिए थी। ज़ैनुद्दीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ज़ैनुद्दीन मुर्दाबाद। वर्कर हूँ और जैसे कि मुझे पता चला, मेरे पास मैसेज आया कि शिफा हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हर फ्राइडे को गरीबों का फ्री इलाज होता है, हर तरह का फ्री इलाज होता है, हर डॉक्टर बैठता है यहाँ पर। और इस तरह से गरीबों से उनका सहारा छीन लेना बहुत गलत बात है, अपने खुद के ज़ाती झगड़े के लिए। तो ये बहुत गलत बात है। हमें शिफा हॉस्पिटल वापस चाहिए, इसको वापस आना चाहिए। हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। शिफा हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी बीमारी का इलाज होता है जो आप लोग सब मांग कर रहे हैं? गाइनी लेडीज़ का इलाज होता है यहाँ पर, आइज़ का होता है, हर तरह का इलाज है यहाँ पर। तो क्या सुविधा है और क्या निःशुल्क रहता है? क्या आज निःशुल्क रहता है फ्राइडे के रोज़। और वैसे भी आम दिनों में भी कोई ऐसा और हॉस्पिटलों के बनिस्बत सस्ता इलाज है यहाँ पर। तो गरीबों के लिए एक बेनिफिट था जिसको छीन लिया गया है। क्या चाहती हैं आप? शिफा हॉस्पिटल वापस आना चाहिए, इनको हमें वापस चाहिए हॉस्पिटल। जो इनकी अनियमितताएं थी वो गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कि ज़ैनुद्दीन ने भ्रम जानकारी भेजकर डिपार्टमेंट को भ्रमित किया और ये हॉस्पिटल को बंद करवा दिया। ठीक है साहब, तो हमारी सबसे पहली अपील तो हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से रिक्वेस्ट है कि इसमें 24 घंटे के अंदर संज्ञान लेकर इसको चालू करवाया जाए। क्योंकि आप लोग सब देख रहे हैं यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी आती है, किसी का 4 महीने से इलाज चल रहा है, किसी का 3 महीने से इलाज चल रहा है, किसी का। तो इस तरह से और बहुत सारी फ्राइडे को जो फ्री सुविधाएँ होती हैं उनसे भी वो वंचित हो रहे हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि जो यहाँ पर उम्मीद लगा के आ जाए थे फ्राइडे को कि हमारा फ्री इलाज हो जाएगा, फ्री मेडिसिन मिल जाएगी, फ्री सारे जो वो होती है सुविधाएं वो मिलेंगी, डिलीवरीज फ्री होती हैं। अब आज उसके लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। तो मेरी बहुत नर्म निवेदन रिक्वेस्ट है कि उन शिवराज सिंह जी चौहान खुद इसमें हस्तक्षेप करके और जो ज़ैनुद्दीन ने भ्रम जानकारी दी है हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल के खिलाफ उसको क्लियर करें और इसको तुरंत चालू करें। हमारे यहाँ ज़ैनुद्दीन साहब ये इस संस्था का सेक्रेटरी है, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग करके अचानक में एक ही दिन में सब कुछ हो गया, जबकि हमारे पास सब जो हॉस्पिटल वाले जो बता रहे हैं, जो मैंने अभी सुना यहाँ पर कि साहब सारी हमारे पास एनओसी वगैरह हैं। तो जब अगर हैं तो इनको भी क्लियर करा जाए और ज़ैनुद्दीन को भी क्लियर किया जाए और बहुत ज़रूरी है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा 4 बीबी और 24 बच्चे नहीं चलेंगे, समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कानून करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो पहल की गई है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। देश में समान नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री देश से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। शमसूल हसन बल्ली दक्षिण भारत में अलग कानून है, पूर्व भारत में अब अलग कानून है, तो समान नागरिकता संहिता लागू करना यह आवश्यक नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष में सभी प्रांत के मुख्यमंत्री अधिकतर इस बात के से सहमति दे रहे हैं कि समान नागरिक कानून संहिता की आज की आवश्यकता है। बढ़ती हुई आबादी की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए समान नागरिक कानून के लिए आवश्यक है और इसलिए अब ये धंधा एक तरह से जो चल रहा था 4 बीबी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए। हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। इस बात के लिए कांग्रेसियों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चीख चीख कर कहा था 2 बच्चे ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो सामान्य नागरिक कानून संहिता जब लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि आबादी पर नियंत्रण भी हो जाएगा और सब नागरिकों में ये भावना पैदा हो जाएगी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब पर एक कानून है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भरे मंच से एक बयान जारी किया
कि समान नागरिक संहिता लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कई राजनेताओं के बयान आए। मध्य प्रदेश के भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान आया, आरिफ मसूद का भी बयान आया। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप क्या बयान देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, ना तो 4 बीवी हैं ना 24 बच्चे हैं। इस तरह के बयान देना एक ऊंची मानसिकता का परिचय होता है। और रामेश्वर जी तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल की बात कर रहे हैं तो सब जगह अलग अलग। दक्षिण भारत जाइए तो वहाँ सिविल का अलग है, ट्राइबल में जाएंगे अपन आदिवासियों में तो उनका एक अलग है। तो ये किसके लिए कॉमन सिविल जो बना रहे हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं, कौन बचता है फिर? ये मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री। देश बहुत अच्छे से चल रहा है, मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से चल रहा है। हमें मध्य प्रदेश में किसी ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है जिससे कि हमारे बीचों में एक दीवार सी खड़ी करे। हमें हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, यहाँ की तमाम जो सिस्टम बहुत अच्छे हैं। हमें किसी कॉमन सिविल की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कानून है, जिस तरह मुल्क सब को लेके चल रहा है, सबका साथ और सबका विकास जो चल रहा है, यही चलता रहा है। बस यही कहना था मुझे। मैं शमशुल हसन, संयुक्त संघर्ष मोर्चा और समाजवादी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। राजधानी की प्राचीन मोती मस्जिद पर चढ़ाया कलश शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की सरपरस्ती में चढ़ाया गुंबद पर कलश 5-6 अक्टूबर की दरमियान रात चोरी हुआ था। कलश पुलिस प्रशासन के सहयोग के बाद चोर को किया गया था दस्तयाब। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा था चोर ने नाले में फेंक दिया कलश। कलश की बरामदगी में योगदान देने वाली पुलिस टीम का कमेटी ने किया सम्मान। कोतवाली पहुंचकर कमेटी ने किया पुलिस कर्मियों को सम्मानित। आप आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। फोर्टी 39 पता नहीं कौन कौन सा अजाब आ गया शहर में। मुसल्लत होना पड़ा, जब पाप ज़्यादा पड़ जाते हैं ना, ऐसा था जरूर है। उधर चलेंगे। बड़ी बड़ी नहीं हो पाती। जी बताइए साहब। ये 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात का जो वाक़या था कि यहाँ से जो चोरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कलश पुलिस की मेहनत से और आप सब लोगों के ताउन से, जिस तरीके से मीडिया ने इसको बढ़ाया चढ़ाया और पुलिस एक्टिव हुई, तो उसमें आप लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरीके से ये कलश मिला पिछले महीने 24 तारीख को, तो उसके बाद से फिर इसमें जो डैमेज हुआ था उसको सही करवा के फिर आज इसको लगाने का सिलसिला आप लोगों के सामने मौजूद है। ये गुम्बद भी पीछे देखिए काला पड़ना है, इसको भी निकालने की कुछ क़यामत करेंगे? ये गुम्बद भी इंशाल्लाह ताला 3-4 दिन के अंदर निकलवाएंगे। काफ़ी काला पड़ गया है वो गुम्बद, तो उस पर ही पॉलिश करके उसको भी दोबारा से लगवाया जाएगा। भाई सुरक्षा में चूक किए गई जी, इसके बाद जी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे आगे कोई घटना ना हो? सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक ये रही कि जो हम लोगों की मस्जिदें हैं उसमें मीनारों पे और जो ऊपर की तरफ कैमरे नहीं थे। अंदर तो कैमरे थे, लेकिन अब हमने मीनारों पे और जहाँ जहाँ सब जगह कैमरों से उसको कवर कर लिया है। और इंशाल्लाह मुस्तैदी के साथ जो रात में लोग रहते हैं उनको भी इस बार कड़े निर्देश दिए हैं कि मतलब वो प्रॉपर तरीके से चौकीदारी करें। जो है गुम्बद का कलश को वापस रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि आप हजरात को ये बात मालूम होगी कि चंद दिन पहले यहाँ पर बाज़ शर पसंद लोगों ने मस्जिद का ये कलश उतार लिया था। हमारे पुलिस महकमे ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाकर और हमारे दीगर लोगों ने इसे मुस्तैदी दी और वो पकड़ा गया। और अब हमारे वक़ाफ़ शाही के ताउन से आज़म तिरमिज़ी साहब और दीगर लोगों ने इसे मेहनत की, आज इसको दोबारा से उसी जगह लगा दिया गया है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मस्जिद की और तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाए और आइंदा कोई ऐसा वाक़या न होने पाए। इसके लिए हम सब फ़िक्र भी करें, एहतियात भी करें, तदाबीर भी करें और अल्लाह से दुआ भी करें। अच्छा, इसमें पूरी टीम था उसका सम्मान भी कर रहा है शाही वफ़ात? हाँ, ये करना चाहिए। जिन लोगों ने देखिए कि हदीस के अंदर आता है मल्लम यशकुरन्नास lam यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र नहीं करता अल्लाह ने करता। तो जिन लोगों ने इस सिलसिले में ताउन किया और रात दिन लगकर इसमें मेहनत की, उन लोगों का ज़रूर ताउन उनका सम्मान करना चाहिए। वक़ाफ़ शाही जो तो सम्मान कर रहा है, ज़रूर करना चाहिए कि उसके जिन लोगों ने मेहनत कर रात दिन मेहनत कर इसमें सिलसिले में उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, वो इसके मुस्तहिक़ हैं। हम भी उनका सम्मान करते हैं, दुआ करते हैं कि मालिक उनसे और अच्छे काम ले, उनको तरक्की दे उनको। राहुल गांधी की यात्रा में देश विरोधी, हिंदुत्व विरोधी लोगों के शामिल होने पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े दल होने के साथ गरीबों को जीवन बदलने का काम कर रही है। हम कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे हैं। इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको वो कह रहे हैं, वो तो आज सिद्ध हो गया कि मैंने कहा दिया था कि यह भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिस यात्रा के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि चीन की सेना से ज़्यादा खतरा जीएसटी कानून से है, जो देश की संसद ने पारित किया है। और संसद में पारित किया कानून किसी दल का नहीं होता, वो भारत की संसद है। वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने संसद में उनके प्रधानमंत्री के रहते बिल को फाड़ कर फेंका था। इनको तो आदत रह गई है। भाजपा का क्या नुकसान? अरे भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े दल होने के साथ गरीबों के जीवन बदलने का काम कर रही है। हम कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे। अरे गौरव, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको वो कह रहे हैं, वो तो आज सिद्ध हो गया। जो मैंने पहले दिन कहा था, ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिस यात्रा के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि चीन की सेना से ज़्यादा खतरा जीएसटी कानून को है, जो देश की संसद ने पारित किया। और संसद में पारित किया कानून किसी दल का नहीं होता, वो भारत की संसद है। वही राहुल गांधी है जिन्होंने संसद में उनके प्रधानमंत्री के रहते बिल को फाड़ करके फेंका था। इनकी तो आदत रही है। और आज तो मैंने देखा है कि कल उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है, जो इस देश के भारत माता पर आक्रमण करती है, पाकिस्तान की समर्थक है, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। अरे तो भैया, इस देश के अंदर ये भारत तोड़ो यात्रा साबित हो गई। ये भारत जोड़ो तो छोड़ दो, ये देश के स्वरा भास्कर जैसे लोग आपके साथ यात्रा में सम्मिलित हैं, जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, जैसे नेहरू जी को आती थी, क्योंकि है तो वही जीन्स। तो आज भी भारत को तोड़ने का काम करने वाली कांग्रेस है, लेकिन ये देश की जनता इस यात्रा से समझ चुकी है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। किसान संगठन ने अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और अघोषित बिजली कटौती को लेकर हरई क्षेत्र के लगभग 40 ग्रामों के हजारों किसानों ने छिंदवाड़ा नरसिंहपुर NH 547 हरई मार्ग में चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसान संगठन का धरना लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद भी किसान नहीं माने। वहीं अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह किसानों की समस्याओं को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। विधायक ने चेतावनी देते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर सुचारू रूप से विद्युत वितरण नहीं किया गया तो आगामी समय में इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान। ये जो धरना प्रदर्शन है बिजली के विरोध में ही है। ये पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ समस्या है अभी किसानों को तो वो है बिजली। पानी तो दूर की बात, बिजली अभी बिजली पर्याप्त हमारे किसानों को मिल नहीं रहा है। इसलिए यहाँ के किसान भाइयों ने, आदिवासियों ने सबने ये चक्का जाम किया और आज यहाँ पे शासन प्रशासन को भी यहाँ पे बुलाया गया है, तहसीलदार को, डी को और बिजली विभाग के आला अधिकारी भी यहाँ आए थे कल। ये 24 घंटे के अंदर उनको एक समय जो है जो किसान मोर्चा ने हर्रई में बिजली की समस्या एवं वोल्टेज की समस्या को लेके धरना प्रदर्शन किया है। इस संबंध में डी अमरवाड़ा द्वारा यहाँ उपस्थित होकर उनको ट्रांसफार्मर बदलवाने या जो भी उनकी समस्या है उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। और मैं भी इस पे देखूंगा और मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी वो उनका भी ध्यान इस पे है। हम लोग जो भी समस्या आ रही है बिजली की उसको तत्परता से निराकरण करने में लगे हुए हैं। किसानों की समस्या जो है आए दिन हमें हमारे क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिससे हमारे हर्रई क्षेत्र के सभी किसान भाई परेशान हैं। और इसलिए आज हमने ये नेशनल हाईवे 547 पर चक्का जाम किया था, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया और बोला गया है कि 24 घंटा में अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम इसके लिए इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब तक आपको पर्याप्त बिजली ना मिले तब तक आप टीसी ना दें और ना ही अगर आपको कोई कर्मचारी या विद्युत विभाग के लाइनमैन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो उनके लिए आप सीधे कार्रवाई के लिए आगे आएँ। और जैसे किसान संगठन से हम सभी आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सर, लगातार देखा जा रहा है हर्रई ब्लॉक में जगह जगह विद्युत समस्या को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आखिर विद्युत समस्या हल क्यों नहीं हुई, इस विषय में थोड़ा बताएं सर। इस विषय में आपको मैं ज्ञात कराना चाहूँगा कि हर्रई में वोल्टेज की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे एक ही 33 लाइन आई है अमरवाड़ा से, जो काफ़ी लंबाई पे है, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे, जिससे वोल्टेज ड्रॉप होता है। और यहाँ के पीटीआर भी ओवरलोड हो गए हैं, जो कि आज चक्का जाम होने पर तुरंत ही हमारे कार्यपालन अभियंता द्वारा 8 MVA ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है, जो कि आज लग जाएगा, जिससे वोल्टेज की समस्या में थोड़ी राहत मिलेगी। और वोल्टेज की समस्या में सुधार लाने के लिए यहाँ EHP सब स्टेशन मतलब 132 kVA सब स्टेशन का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें मुझे ज्ञात हुआ है कि 15 से 16 महीने में इसका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके उपरांत वोल्टेज की समस्या हल हो जाएगी। वर्तमान में अभी हम इसके लिए वोल्टेज की समस्या को सही करने के लिए कैपेसिटर इंस्टॉल करवा रहे हैं सब स्टेशन में, और 5 MVA ट्रांसफार्मर की जगह 8 MVA ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जा रहा है। सर, 132 kV यहाँ पे लगभग अगर कार्य योजना सक्सेस हो जाती है तो क्या ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? 132 बनने के बाद इस समस्या का पूर्णतः निदान हो जाएगा और वोल्टेज की जो समस्या है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। राजधानी में अवैध कॉलोनी पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर और डेवलपर्स के हौसले बुलंद हैं। इसका ताजा उदाहरण शुक्रवार को गोविंदपुरा विधानसभा में देखने को मिला, जहां शहर के एक बिल्डर संदीप रामतानी के वार्ड 68 में करीब 22 से 25 घरों की कॉलोनी काटी गई। लोगों से पूरे पैसे लिए मगर कॉलोनी को लेकर किए गए वादों को पूरा करने से मुकर रहा है। कॉलोनी में प्लॉट लेने वाले लोग अपनी गड़ी कमाई खपाने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि बिल्डर के यहाँ पर सड़क बनाने के साथ ही ट्रांसफार्मर और अन्य मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था। जी, नाम बताइए आपका? मोनिका जाट। कहाँ रहती हैं? ये इसी कॉलोनी में। इसी कॉलोनी का नाम? कॉलोनी हम लोगों की रजिस्टर्ड ही नहीं है, कॉलोनी का कोई नाम ही नहीं क्वालिफाई किया गया है।
और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ समस्या हो रही है आपको, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि यहाँ पीछे से जो गटर का पानी आ रहा है उसकी वजह से हम लोगों के बच्चे बीमार हैं, ना यहाँ खेल पाते हैं। दिन में एक एक्सीडेंट यहाँ होता ही होता है, ना यहाँ स्कूल की वैन आती है और हम लोगों के बच्चे गंदगी में से निकल के जाते हैं और स्कूल में उनको सुनना पड़ता है कि शूज़ ख़राब हो रहे हैं, तुम लोगों के सॉक्स ख़राब हो रहे हैं। यहाँ खेलने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है, शाम को 6 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। बच्चे यहाँ खेलते हैं, डेंगू, सारे बच्चे यहाँ बीमार हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और इस सीज़न में ना एग्ज़ाम दे पाए हम लोगों के बच्चे। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जब हमारी कॉलोनी वार्ड में है, रजिस्टर्ड है, तो हमें यहाँ रोड चाहिए। पहले आप कह रहे थे अपनी आपकी कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप कह रही हैं आपकी नहीं है ना, तो हम लोगों के पास जो रजिस्ट्रियाँ है उसमें हमारी वार्ड में आ रही है, हमारी 68 वार्ड में आ रही है। उसने वादा किया था। अभी आप देखिए यहाँ पानी भर रहा है, वहाँ से पानी बहता है, यहाँ आता है। ट्रांसफार्मर के लिए वो स्पेस ही नहीं दे रहा, हम लोग कहाँ ट्रांसफार्मर लगाएं। जो इतना सा भी स्पेस बचा है उसको भी कह रहा है, इसको भी मैं सेल कर रहा हूँ। ये जो कोने के प्लॉट हैं इनमें मेंशन किया गया है कि संदीप रमतानी। कहाँ रहते हैं? इसका हमें कोई आइडिया नहीं। चूना भट्टी में। कितने लोगों ने आपने? अभी हम लोगों की ये मांग है कि जो हम लोगों को दिखाया गया था कि पहले रोड देंगे, नाली देंगे, ट्रांसफार्मर देंगे, वो सब मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ हम लोग को नहीं मिली है। इस कॉलोनी में कितने घर हैं? इस कॉलोनी में शायद 27 के अप्रोक्स हैं यहाँ पे, है ना। देखो, मेरा नाम ललित गड़ेकर है, दूसरे नंबर का मकान मेरा है। ये कॉलोनी 2017 में संदीप रमतानी ने कॉलोनी काटी थी। कॉलोनी जब उनने काटी थी तब उनने हमसे ये बोला था कि यहाँ से 80 फीट रोड निकलेगा, तुमको बिजली, पानी और रोड तीनों चीज़ की ट्रांसफार्मर रखवा के देंगे, पूरी फैसिलिटी देंगे, कॉलोनी रजिस्टर्ड करा के देंगे, सीवेज देंगे, सारी चीज़ें का उनने हमसे वादा किया था। उसके उनने का ब्राउज़र भी हमारे पास रजिस्ट्री में सारी चीज़ें मेंशन है, सब कुछ उनने बोला था, कमिटमेंट किया था। अब उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने कुछ नहीं कराया। हम लोगों की दिक्कत की वजह से रोड सब हम लोगों ने काउंटिंग करके रोड भी बनवाए हैं, जितना हमसे बन सकता था। टेम्प्रेरी कनेक्शन लेकर के महंगी बिजली यूज़ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मतलब चल रहा है काम। अब धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है कि उनने जो हमको वादा किया था, ये जो 80 फीट का रोड है इसके ऊपर भी प्लॉटिंग चालू कर रहे हो लोग, और उसके बाद में बिजली का भी अभी कोई कमिटमेंट कुछ भी नहीं। इनको साफ साफ बोल रहे हैं, बोले कि यहाँ भी प्लॉट कटेंगे, ये रोड पूरा बंद करेंगे, ये पूरा आखिरी दीवार टच होके प्लॉट कटेंगे। क्या बिल्डर का नाम क्या है? संदीप रमतानी। अभी तक इस कॉलोनी में कितने लोगों की शिकायत की कहीं आपने? हाँ, शिकायत की, पूरे पेपर कंप्लीट है, पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट की, जहाँ जहाँ जितना नॉलेज है उतना सब जगह कंप्लेंट करी। कुछ मिला? नहीं मिला अभी तक के कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। आप सभी लोग मिलके कैसा गए, कई बार गए, उनको डेली आता भी है, बोलते हैं, लेकिन बोले मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ वादा नहीं किया तुमसे। सारी मकान कितने? प्लॉटिंग करने दो, 26 मकान। लिखा पढ़ी जब हुई थी तब क्या उसमें मेंशन है ये जो? हाँ, अभी देखो, जैसे अभी ये प्लॉट है, इनके पीछे हाउसिंग बोर्ड की जगह है, ये चीज़ रजिस्ट्री में साफ साफ मेंशन है कि पीछे पूर्व दिशा में ये है, सामने ही है। अब वो दावा करता है कि पीछे हमारी जगह है, यहाँ पे रोड नहीं है, कोई 80 फीट का रोड नहीं, इधर साफ साफ अभी इनकी रजिस्ट्री में इस मकान के साइड में पूरा रोड है, लेकिन वो बोल रहा नहीं, बोले यहाँ नहीं है, अब यहाँ प्लॉटिंग करने का बोल रहा है, तो फिर रोड ही नहीं बच रहा है ना, कुछ ना रोड बच रहा है, ना नाली, कोई चीज़ की, हर चीज़ की दिक्कत चल रही है। ललित गड़ेकर नाम है मेरा, यहीं पे नहीं। क्षेत्रीय विधायक से कोई चर्चा करी? कौन है? नहीं, यहाँ कृष्णा गौर। आपने उनसे चर्चा नहीं की? नहीं, उनसे मिलना नहीं हो पाया हम लोगों का। आई नहीं। हमने 4-5 बार हाँ, पार्षद कौन है? पार्षद है उर्मिला मौर्य, यहीं पे रहते हो। वो आई, देख के गए, वो लोग बोले कि आप इकट्ठे हो जाओ, जो भी इस पे कार्रवाई मतलब मदद बन सकती है मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन बस 3-4 बार आए, उसके बाद बस बोला भर, बाकी हुआ कुछ नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई भाजपा सरकार। संगीता शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा, सम्मान नागरिक संहिता को दिए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और शिवराज सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं, इसलिए इस तरीके के बयान देकर पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है कि वह इस संविधान का विरोध नहीं करते, लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव के समय ही बीजेपी को इस तरीके के कानूनों की याद क्यों आती है। कुल मिलाकर यह देश में नफरत की राजनीति फैलाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है और आप देखेंगे कि उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देश और प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और देश को जोड़ने का काम ये यात्रा कर रही है। राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि जनता जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा देश का माहौल अच्छा हो।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर आज नफरत फैलाई जा रही है, देश के अंदर घृणा फैलाई जा रही है, देश के वातावरण को दूषित करने का कार्य किया जा रहा है। उसी को लेकर ये यात्रा चल रही है और यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। इसी से घबराई भाजपा अनर्गल बयान देने लगी है। अब बात करें, हम समान नागरिक संहिता की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इसे लागू करेंगे, परंतु आज जब 2023 आने वाला है तब तक भी इन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। 1 साल पहले गुजरात चुनाव शुरू होने वाले थे, तब गुजरात में इसकी चर्चा शुरू कर दी गई कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। अब गुजरात चुनाव क्योंकि चल रहे हैं, ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश के अंदर भी है। मध्य प्रदेश में भी 1 साल बचा है चुनाव को विधानसभा के, और 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करना शुरू कर दी, मंचों से बड़े बड़े बयान देना शुरू कर दिए कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। अब जब यूसीसी लेकर आना ही था तो आपके पास 18 साल कम पड़ रहे थे क्या? आप 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, आपने 4 बार से ये क्यों नहीं सोचा? आज प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय चुनाव पार्टी बनकर रह गई है। ये अपना एजेंडा फिक्स करते हैं, अपने एजेंडे के तहत ये लोग कार्य करते हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की ये हालत कर दिए हैं कि अब यूसीसी लाकर प्रदेश के बेरोजगारों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, कानून व्यवस्था खराब हो रही, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपराध सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश की बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और यूसीसी लाकर जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। यदि आप इतने ही गंभीर थे तो आप 18 सालों से क्या कर रहे थे? आप 8 सालों से क्या कर रहे थे? अब आप इसको लाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि अब बेरोजगार युवा आपसे रोजगार ना मांगे, महिलाएं आपसे महंगाई कम करने का ना कहें। तो ये स्थिति आपने निर्मित कर दी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, संविधान भी यही कहता है, और संविधान में समय समय पर बदलाव भी हुआ है। आपको राज्यसभा में, लोकसभा में इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के वक्त ही आपको क्यों याद आता है? प्रश्न हमारा यही है। लगातार उनके मंत्री, उनके नेता यही बयान देंगे। उन्हें भारत जोड़ने से मतलब नहीं है, भारत तोड़कर राज करने से मतलब है। और आज तक का इतिहास देखिए, भाजपा ने केवल भारत को तोड़ा है और राज किया है। फूट डालो, शासन करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, वही अंग्रेजों की नीति पर आज भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और वो फूट डालते हैं, राज करते हैं। आज आप देखिए कि जब ये सीए लाने की बात करते हैं, ये यूसीसी लाने की बात करते हैं, तो इसके पीछे का मकसद इनका क्या होता है? इनका चुनावी एजेंडा होता है। अगर ये इनका चुनावी एजेंडा नहीं होता, गंभीरता से इस पर विचार करते होते, तो क्या आज चुनाव के वक्त इन्हें ये बयान देने होते? जबलपुर का जो है एक महिला ने बताया कि मेरे पति की मृत्यु 2 मई 2021 को हो गई थी। उसी समय मेरे घर में मनोज पटेल का आना जाना चालू हो गया था। मनोज पटेल ने मुझे बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। 18 माह से मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा है। मैंने उससे कई बार शादी के लिए बोला तो वह हर बार टाल देता है। इसके बाद मनोज पटेल ने एक दिन किसी अवधेश पटेल के बारे में बताया कि सर, ये इनके पास अगर पैसा लगाओगे तो डबल कर देंगे। मेरे पति खमरिया फैक्ट्री में थे, मुझे उनका पैसा मिला था। मुझे मेरे पति के मरने के बाद 20 लाख रुपए मिले थे। मनोज पटेल को मालूम था मेरे पास पैसे हैं। मनोज पटेल की बातों में आ गई। वहाँ भी गई थी सर, तो उन लोगों ने मेरे को मारा भी, पीटा भी, बोले तुम वहाँ जाओगी। ये मनोज पटेल के 2-3 लड़के हैं, रिलेटिव में था सर। तो क्या सर, मैं 1-2 बार गई भी वहाँ कंप्लेन के लिए, तो वहाँ से क्या लड़कों लोग से निगरानी रखवाता था मेरे से कि कहीं भी आएंगी जाएंगी तो हमको बताना। सर मैं वहाँ भी गई थी, इसमें मेरे को पता चला कि मैं आई हूँ सर। इसने मेरे को वहाँ से पकड़वा के लड़कों के साथ मार पिटाई भी की और धमकी भी दी है कि अगर तुम अब जाके कंप्लेन कहीं भी करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी लड़की को जान से मारने की धमकी भी दे रहा सर। ये ठीक है, क्या हुआ आपके साथ? हाँ सर, मेरा नाम राधा पटेल है और मैं स्वर्गीय गजेंद्र सिंह पटेल की वाइफ हूँ। और मेरे साथ सर धोखाधड़ी का हुआ है, मेरे साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है और मेरे खाते से भी 20 लाख भी गए हैं। कौन लोग हैं जो आपके साथ ऐसे हरकत की हैं? कौन लोग हैं? सर मेरे जान पहचान वाले ही हैं। मनोज पटेल है और जिसके खाते में मेरे पैसे गए हैं, और एक है अवधेश पटेल। कितने पैसे चले गए? सर मेरे 20 लाख गया है। तो क्या बोलते हैं ये लोग?
सर मैंने उनसे कई बार पैसे के लिए मांगा है तो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। और ये सर ये मनोज पटेल है जो मेरा शारीरिक शोषण भी किया है। और उसने ये भी मेरे से पहले बोला था कि ठीक है तुम्हारे पति ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारे बच्चों का भी ध्यान रखेंगे। सर जैसा मेरा पैसा, उसको पता था कि मेरे पास पैसा आने वाला है, जैसे पैसा आया उसने मेरे को बातों में अपनी फंसाया और ये बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूँगा और तुम मेरा साथ दो। फिर उसने एक अवधेश सर के पास लेके आया, सर का मुझे बताया कि अवधेश सर है, आप तुम उसके पास पैसा डालोगे तो ये पैसा तुमको वो डबल करके देंगे। तो सर मैंने इसके कहने पे अवधेश सर को 11,96,000 ट्रांसफ़र किए हैं अपने खाते से और 2 लाख मनोज को भी दिया है। और उसके बाद मेरी लड़की के खाते से भी मनोज के खाते में गया है। 5,28,000 मेरी लड़की के खाते से भी मनोज के खाते में गया है। और जब मैंने उससे बोला कि ठीक है पूरा पैसा मैंने तुमको दे दिया है, अब शादी करो मुझसे, या वो तो उसने सीधे मेरे को मना कर दिया कि तुमको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसकी रिपोर्ट आपने थाने में दर्ज कराई? सर हाँ, मैंने खमरिया थाने में गई थी रिपोर्ट करने के लिए। सर वहाँ पे इसने अपने आदमी रखा हुआ था और जैसे ही मैं जाती थी तो ये अपने लड़कों से बोलता था कि इसके ऊपर पूरी निगरानी रखना, जैसे ये जाएगी तो हमको इसको अंदर नहीं जाने देना, इससे मार पिटाई करना। तो मैं सर जाती थी तो ये मेरे को लड़कों के हाथ पिटवाता भी था। सर आज आप कहाँ पर आई? आज मैं एसपी ऑफिस के पास आई हूँ अपनी कंप्लेन लेके। मेरे को किसी के थ्रू मेरे को रीना सोनकर मैडम का नंबर मिला तो मैं उनके साथ आई हूँ। सर आप क्या चाहती हैं? सर मैं अपना न्याय चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे शासन से पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देंगे। नाम आपका? मेरा नाम राधा पटेल है सर। जी बताएं क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि मेरे पास एक महिला आई थी जिनका नाम राधा पटेल है, उसके साथ शोषण हुआ था और काफ़ी परेशान थी वो। तो खमरिया थाने वो गई थी लेकिन शायद वो वहाँ नहीं पहुँच पाई, तो हम उनको एसपी कार्यालय लेके आए, एडिशनल साहब से मिलवाया तो उनने आश्वासन दिया है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नाम आपका? रीना राजपूत। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।